नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। उत्तराखंड से संबंधित आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, उन सभी की दृष्टि से हम उत्तराखंड की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी हो गया, उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, जो उत्तराखंड का अर्थात जो प्रशासनिक ढांचा है और उत्तराखंड का इतिहास का हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें हमने क्या पहला जो हमने इसका क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल था, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्या शैल चित्र मिले थे, लाखूड या गुफा हो गया, ठीक है, किमनी हो गया, पेटसाल हो गया, लेपथाप हो गया, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। हमने यहाँ के जो ग्रंथ थे, ठीक है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। उसके बाद हमने प्राचीन काल में हमने कुणिंद वंश के बारे में, शक और कुषाण के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। हम जानेंगे जो उत्तराखंड का इतिहास है। अगर हम उत्तराखंड का इतिहास को आज जान रहे हैं तो उसके स्रोत क्या हैं, तो आपको पता है क्या है कि उस समय का कोई व्यक्ति जिंदा तो नहीं है जो हमें उस समय का इतिहास बता रहा है। तो उस समय की मिली क्या है, जो मुद्राएं हैं, जो ताम्रपत्र लेख हैं, ठीक है, जो शिलालेख हैं, उनसे हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस वंश का राज रहा और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी और वो किस प्रकार के कार्यों में संलग्न थे और उनका जो शासन काल था वो कितना मजबूत था। उन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। जहां हमने अंत में आपको बताया था छंगलेश का राजवंश, जो हमने क्या लाखामंडल शिलालेख के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। उसके बाद हमने सिंहपुर का युद्ध पढ़ा था, जिसमें हमने लाखामंडल का दूसरा जो शिलालेख था, देहरादून से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख हमने आपको बताया था। पिता का नाम भास्कर वर्मन था, पति का नाम जालंधर राजकुमार से चंद्रगुप्त था, ठीक है, वो हमने आपको चर्चा पर चर्चा की थी। उसके बाद गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें पता चलता है कि उसके बाद सिंहपुर के बाद यहाँ पे क्या नागराज वंश का, ठीक है, नागराज वंश का क्या होता है, उदय होता है, जिसमें 4 राजाओं के हमको नाम मिलते हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अशुनाग और गणपति नाग। इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की और नाग राजवंश को समाप्त करता है। उसके बाद यहाँ क्या मौखरी राजवंश का क्या होता है, उदय होता है। उनकी राजधानी कन्नौज थी, हमने आपको बताया था। और मौखरी जो प्रथम राजा थे वो हरिवर्मा थे। उनका शासनकाल भी हमने बताया था कि हर्षवर्धन के काल में ही क्या चीनी यात्री भीमसेन कहाँ आया था, भारत आया था। उन्होंने उत्तराखंड को पोली ही या मोपुल्लो कहा था, जिसे ब्रह्मपुर कहा था। हरिद्वार का उन्होंने जो क्षेत्रफल था वो कितना पता है, जो हरिद्वार है ये कितना 20 ली क्या होता है, एक चीनी माप था। जैसे यहाँ मुट्ठी, पैमाना, पाथा होता है, वैसे ली क्या है, एक चीनी माप होता है। तो भीमसेन ने बोला कि जो हरिद्वार है 20 ली में फैला हुआ है। किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। हौ से हर्षवर्धन, हौ से भीमसेन, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो हर्षोत्तर काल था, जिसमें हमने शत्रुघ्न राज्य के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ब्रह्मपुर राज्य के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने पौखवंशी राजाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। और उसके बाद हमने गोविसान राज्य जाना था। गोविसान बताया ना, गोविसान का वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, ठीक है, गोविसान तो पुराना नाम है, आज गोविसान को किस नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने स्वर्ण गोत्र राज्य के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी और हमने इधर तक आपका किया था। आज हम भाग इसका 3rd करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ के कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसे कत्यूरी राजवंश भी बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। अब बिल्कुल आपने बेस बनाया हुआ है, पहले आप उन 2 इतिहास की वीडियो को देख लें, एक आप आद्य ऐतिहासिक काल वाला और एक कुणिंद शक वाला, आप मोखरी वाला देख लें। उसके बाद आप इसको देखना, इस भाग को देखना, आप और अच्छा क्या कर पाओगे, ज्ञान का अर्जन कर पाओगे, तभी आपका बेस मजबूत होगा। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो बात करूं अगर कत्यूरी राजवंश की, तो इसके अगर हम समय की बात करें तो 700 ईस्वी की ये क्या है, कत्यूरी राजवंश का जो उदय होता है, कब होता है, 700 ईस्वी में इसका क्या होता है, उदय होता है। किसका, कत्यूरी राज।
तो कत्यूरी राजवंश के बारे में हमने बोला कि उदय कब हुआ। इनका उदय होता है 700 ईस्वी में। इनका क्या माना जाता है, काल माना जाता है। इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेना है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश ही क्या था आपका, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर क्या था, राजवंश था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस वंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है, तो आपका कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। संस्थापक कौन था, बसंत देव था। कहीं कहीं इसका नाम क्या, वासुदेव भी आपको मिलता है। ठीक है। इनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी। ठीक है। जोशीमठ कहाँ, चमोली में इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर लिया। जो इन्होंने क्या अपनी राजधानी जोशीमठ से कहा, ये बैजनाथ चले गए, जो आज वर्तमान में आपका बागेश्वर है। उसी का जो कत्यूर घाटी, जो आपका गरुड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, पूरा समेश्वर से लेकर आपका पूरा बागेश्वर वाला क्षेत्र को ये आपका कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं कत्यूर घाटी में क्या चले गए थे, कार्तिकेयपुर राजवंश क्या चले गए थे, वहीं कत्यूर घाटी में इन्होंने अपनी राजधानी बनी। बैजनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर आपको पता है कि इन्हीं के लिए क्या है, इनके ही द्वारा उनका निर्माण किया गया था, जो हम उनको भी हम परिचर्चा करेंगे। जो बैगनाथ मंदिर है या बैजनाथ मंदिर है, दोनों के बारे में हम जानेंगे, किस काल में बने थे, किस राजाओं द्वारा उनका निर्माण किया गया था, और किस शैली के हैं और किस नदियों के किनारे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्या करेंगे, आपका बेस बनाएंगे। तो हमने बोला कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, ठीक है, 700 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। संस्थापक बसंत देव, कहीं कहीं वासुदेव भी मिलता है। इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को बदल कर ये कहाँ आ गए, ये कत्यूर क्षेत्र बागेश्वर के बैजनाथ कत्यूर घाटी में आ गए। ठीक है। कहाँ से हमें पता चलता है, तो बागेश्वर ताम्र लेख से हमें पता चलता है। ठीक है। देखो मैंने बताया कि आज हम इतिहास जान रहे हैं, तो उस समय का कोई व्यक्ति आज जिंदा नहीं है जो हमें बता रहा है कि उस समय बसंत देव थे, ठीक है, बड़े ही क्या थे, दानवीर राजा थे, बड़े ही अच्छे राजा थे। वो नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उस समय के हमें ताम्रलेख बता रही है, मुद्राएं बता रहे हैं, शिलालेख बता रहे हैं। ठीक है। तो बागेश्वर ताम्रलेख से हमें पता चलता है। दूसरा कंडारा ताम्रलेख, ठीक है, ये कहाँ से, बैजनाथ आदि स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देवता कौन थे इनके, कार्तिकेय इनके देवता थे। इनके देवता कौन थे, कार्तिकेय इनके देवता थे। वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो कार्तिकेयपुर। तभी आपको बैजनाथ का मंदिर आप जाना कभी देखना, बैजनाथ के मंदिर जो है पत्थरों में कैसा तरासा हुआ मंदिर है, इसलिए से वास्तुकला और मूर्तिकला। आप मूर्तियां देखेंगे जब बागेश्वर बैजनाथ या बैगनाथ की जब आप मूर्तियां देखेंगे देवताओं की, तो आप जानेंगे कि हाँ वास्तव में उस समय पत्थरों को, एक एक पत्थरों को काट के तरासा गया था। वो मूर्तियों का इस प्रकार निर्माण किया गया जो क्या है अपने आप में अद्भुत है। तभी उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है, वास्तुकला तथा मूर्तिकला का क्या कहा जाता है, इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके जो परिवार हुए, राजवंश हुए, तो उसमें सबसे पहले आपका बसंत देव राजवंश हुआ। ठीक है। इसे क्या, कार्तिकेयपुर का प्रथम परिवार ही क्या है आपका, बसंत देव का क्या है, राजवंश है, जिसके संस्थापक कौन थे, बसंत देव थे। हमें कहां से पता चलता है, हमें किस स्रोत से, बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से पता चलता है। और इसी त्रिभुवन शिलालेख में क्या जिक्र किया गया है कि इन्होंने, बसंत देव ने क्या, स्वर्णेश्वर नामक ग्राम में इन्होंने क्या, जो स्वर्णेश्वर नामक ग्राम था उसे क्या दिया था, दान में दिया था। ऐसे ही हमें बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख में पता चलता है। और बसंत देव ने कौन सी उपाधि, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की इन्होंने क्या की थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है। उपाधि मतलब ये इन्होंने क्या, कि मैं क्या हूँ, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है। पत्नी का नाम इनका क्या था, नारायणी देवी इनका पत्नी का नाम था। ठीक है। इनका दूसरा परिवार आता है क्या, खरपर देव वंश आता है। संस्थापक कौन थे इसके, बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे आप, संस्थापक आप मुझे बताएंगे। ठीक है। ये तीसरा राजवंश था। ठीक है। इनका तीसरा परिवार था, इस राजवंश का तीसरा परिवार था। दूसरे परिवार के बारे में हमें कोई अभी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो इसका तीसरा परिवार कौन था, खरपर देव वंश था। संस्थापक कौन था आप मुझे बताना। ठीक है। खरपर देव इसके संस्थापक थे। इसका पुत्र हुआ कल्याण राज। ठीक है। कल्याण राज हुआ। और अंतिम शासक इनका कौन हुआ, त्रिभुवन राज इसका क्या हुआ, अंतिम शासक हुआ था। कहाँ से हमें पता चलता है, स्रोत बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से हमें इसके बारे में परिचर्चा चलती है। ठीक है। उसी समय अगर बात करूँ तो नालंदा शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि बंगाल का शासक धर्मपाल ने त्रिभुवन राज पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है। जो त्रिभुवन राज का सामंत रहा होगा, को निम्बर रहा होगा, इसका सामंत उस समय निम्बर था। तो क्या बोला कि नालंदा के शिलालेख में ऐसा
मिलता है कि बंगाल का शासक धर्मपाल ने क्या त्रिभुवन राज के साथ क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद निम्बर वंश आ जाता है। देखो उसके बाद निम्बर वंश आ जाता है। ठीक है, क्यों नंबर वन से आ जाता है, क्योंकि बंगाल का जो धर्मपाल था उसने त्रिभुवन राज पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। त्रिभुवन राज क्या होगा, पराजित हुआ और त्रिभुवन राज का सामंत हुआ करता होगा निम्बर। निम्बर के बाद उसका क्या हो जाता है, निम्बर वंश की स्थापना होती है। कार्तिकेयपुर का ये द्वितीय परिवार था। ठीक है, ये द्वितीय परिवार था। संस्थापक पूछेगा तो निम्बर देव इसके संस्थापक थे। निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ मिलता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा पूछेगा तो संस्कृत इसकी भाषा थी। आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत इसकी क्या थी, भाषा थी। ठीक है, आइए जानते हैं निम्बर वंश के शासक कौन कौन हुए। तो सबसे पहले निम्बर हुए। ठीक है, निम्बर ही क्या था, निम्बर वंश का संस्थापक था। इसे शत्रुहंता भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शासक को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है, तो निम्बर को क्या जाना जाता है, शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म का ये क्या था, उपासक था। शैव धर्म को क्या मानता था। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र आता है, इष्टगण आता है। ठीक है, इष्टगण के लिए एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो कौन आपको एक सूत्र में बांधेगा, किस में एकता होगी, आपके इष्ट देव आपको क्या करते हैं, एकता में बांधने की पूरी कोशिश करते हैं। सॉरी, तो जो ईष्टगण है, ठीक है, ईष्टगण ने क्या किया, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का पूरा क्या किया, प्रयास किया था। याद कैसे करेंगे, आपको कौन एक सूत्र में बांधता है, जब आप पहाड़ में आप क्या लगाते हो, आप जब आपके घर में कोई पूजा होती है, शादी होती है, तो आपका परिवार क्या होता है, पूरा एक हो जाता है। तो आपके इष्ट उनको क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। तो ईष्टगण ने क्या किया, पूरा उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके बाद हुए थे ललित सूर्यदेव हुए। ठीक है, यह एक महान निर्माता था। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे क्या काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के नाम से 12 अवतार बताया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राजा को पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया, तो आपका ललित देव सूर्य आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप स्टार लगाना। अब आगे भूदेव आगे। ठीक है, भूदेव के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग किया था। कब, 1150 ईस्वी के आसपास इन्होंने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। ललित सूर्यदेव के पुत्र होते हैं भूदेव, जो निम्बर वंश का क्या था, अंतिम शासक था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से निम्बर वंश का अंतिम शासक कौन था, भूदेव था। बैजनाथ मंदिर आपको पता है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बैजनाथ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसके निर्माण में इन्होंने सहयोग दिया था करीब 1150 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसके बाद जो इसका तीसरा परिवार आता है, कार्तिकेय वंश का तीसरा परिवार आता है, वो है क्या है, सलोदित्य वंश है या सलाडोदित्य वंश इसे कहते हैं। स्थापना किसने की थी, इच्छर देव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इच्छर देव के बाद भी कुछ राजा है, जिसमें देशद देव हो गया, पद्मदेव हो गया और सुमक्षिराज देव हो गया। ठीक है, देखो सलोदादित्य वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, सुमिरारक्ष देव था इसका अंतिम शासक था। ठीक है, और इसी के बाद उत्तराखंड में क्या होता है, महान गुरु शंकराचार्य का क्या होता है, आगमन होता है। ठीक है, आगमन होता है। ये क्या थे, भारत के महान फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, जब उत्तराखंड में कार्तिकेय राजवंश का क्या था, शासनकाल था, तभी इनका आगमन कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है। हमने बताया था उत्तराखंड में कार्तिकेय का शासनकाल, हमने बताया 700 ईस्वी में इनका शासनकाल था। तो उसी समय यहाँ क्या कौन आते हैं, तो हमारे शंकराचार्य जी आते हैं। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ आपको पता है, जिसे बद्रिकाश्रम नाम से जाना जाता है, श्रृंगेरी मठ हो गया, द्वारिका मठ या शारदा पीठ बोलते हैं, पूरी गोवर्धन, इन्होंने क्या, शंकराचार्य ने 4 मठों की भी स्थापना की थी। और 820 ईस्वी में इन्होंने क्या, केदारनाथ में क्या कर दिया, इनका शरीर त्यागा। ऐसे हमें क्या है, ऐसे हम इतिहास में पढ़ते आए हैं। तो ठीक है, अब हम परिचर्चा कर लेते हैं कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश का जो राज्य का जो प्रशासन रहा वो किस प्रकार रहा। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पदाधिकारी हैं जो पूछता है आपसे। ठीक है, देखो सीमाओं की सुरक्षा जो करता है उसे प्रांतपाल कहते हैं। ठीक है, देखो गिरिद्वारों का रक्षक को क्या बोलते हैं, घटपाल बोलते हैं। और सीमावर्ती भागों में आने जाने वाले व्यक्ति पर जो पर नजर रखता है उसे क्या बोलते हैं, वर्मपाल बोलते हैं। प्रांतपाल किसे बोलते हैं, सीमाओं की सुरक्षा जो करता है प्रांतपाल कहलाता है। गिरिद्वारों का जो रक्षक है उसे घटपाल बोलते हैं। सीमावर्ती भागों में आने वाले पे जो व्यक्ति पे जो नजर रखता है उसे वर्मपाल
कहते हैं। नरपति की बात करूं तो नदी घाटों पर आगमन की सुविधा व कर वसूली कौन करता था? नरपति करता था। ठीक है, अब इन जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इनके सेना और सैन्य अधिकारी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पदाधिक को ये गोलमिक कहते थे। ठीक है, और अश्वरोही को अश्व बलाधिकृत कहते थे। ठीक है, गजारोही को जो हाथी वाली सेना थी उसे क्या बोलते थे? हस्ती बलाधिकृत बोलते हैं। और जो ऊंट में सवार सेना थी जिसे उष्ट्रारोही बोलते हैं उसे उष्ट बलाधिकृत कहते थे। इसमें सर्वोच्च अगर पूछेगा तो आपका क्या था? हतस्य वो बलाधिकृत था। जो आपका क्या था? जो गजारोही सेना थी वो क्या थी? सर्वोच्च थी। ठीक है, ये तो हमने सेना और उनके क्या पढ़े? उनके हमने पदाधिकारी पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनका जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे उनमें कौन सा? दोषापराधिक। ठीक है, जो दोष को पकड़ता था, जो क्या चोर चकारी पकड़ता था। ठीक है, उसी जो चोर चकारी पकड़ता था, जो क्या करता था? न्याय देता था। ठीक है, और क्या दुसाध्य साधनिक गुप्तचर का सर्वोच्च अधिकारी होता था? दुसाध्य साधनिक होता। ठीक है, चोर ध्वनिक कौन था? जो चोरी चकारी को पकड़ता था, उसे भी ये क्या था? वहाँ पुलिस विभाग में एक क्या था? चोरा द्वारानिक नाम की क्या थी? संस्था या क्या होता था? व्यक्ति होता था। कुछ कृषि से संबंधित अधिकारी थे, जैसे आय साधन में जैसे क्षेत्रपाल हो गया, प्रभातकार हो गया, पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, शायद ये LT 2024 की परीक्षा में भी पूछा था कि निम्नलिखित में से प्रभातकार किस से संबंधित है? तो जो कृषि संबंधी अधिकारी होता है उसे प्रभातकार कहते हैं। देखो इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इन्हीं को। ठीक है, क्षेत्रपाल हो गया, क्षेत्रपाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन उपचारिक खंडपति और प्रभातकार, प्रभातकार पूछा हुआ है, दोबारा पूछ सकता है आपका। तो प्रभातकार क्या था? कृषि से संबंधित अधिकारी होता था। कुछ कर संबंधी अधिकारी थे जिसमें भोगपति होता था। ठीक है, भट्ट और चार्य जिसे प्रसाद भी बोलते हैं, ये क्या थे? कर अधिकारी थे। ये क्या थे? कर अधिकारी थे। उसके बाद अगर शासन की बात करूं तो राज्य का राजा होता था, प्रांत का उपरीक होता था, जिले का क्या होता था? विस्पति होता था। इनके शासनकाल में राज्य का क्या होता था? एक सर्वोच्च राजा होता था, प्रांत में उपरीक नियुक्त की जाती थी और जिले में विस्पति होता था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो मध्यकाल में अगर हम बात करूं तो कत्यूरी राजवंश की अगर बात करूं तो कुमाऊं की लोक गाथाओं के बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। स्रोतों की बात करूं तो संस्थापक हमें पता चला बसंत देव थे। प्रारंभ में इनकी राजधानी जोशीमठ थी। मध्यकाल की राजधानी कत्यूरी घाटी बैजनाथ में इन्होंने स्थानांतरित कर दी। इनके अंतिम शासक कौन थे? बीरम देव, एक अत्याचारी शासक। हमने बताया था पहले जब उत्तराखंड का महामैराथन क्या था तो हमने बताया था कि ब्रह्मदेव क्या था? इसका अंतिम शासक था कत्यूरी राजवंश का, जिसे बीरम देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश क्या हुआ? अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो गया। कत्यूर बैजनाथ में कत्यूर नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेपाल में डोटी के मल्ल थे, काली कुमाऊं। ठीक है, अस्कोट में रजवार थे। ठीक है, और सीरी के मल्ल हुआ करते थे, सोर के भी मल्ल हुआ करते थे, और बारह मंडल के द्वाराहाट के 12 मंडल। ठीक है, तो ये क्या थे? उस समय मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश की शाखाएं थी। कत्यूर बैजनाथ में कत्यूर, डोटी के मल्ल नेपाल में डोटी के मल्ल, काली कुमाऊं हो गए, और रजवार कहाँ के? अस्कोट के, सीरी के मल्ल हो गए, सोर के मल्ल हो गए, 12 मंडल में द्वाराहाट के हो गए। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट आपके लिए दो अंतिम फैक्ट है। 1191 ईस्वी में नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, वहीं 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक काचलदेव ने कुमाऊं पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये हमने कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश के बारे में आपका बेसिक और महत्वपूर्ण जितना था उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। जल्द ही इसका भाग 3 लेके आऊँगा, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे। आज ही जुड़ना है उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चाहे उत्तराखंड का ज्योग्राफी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, वहाँ यहाँ का प्रशासनिक ढांचा हो जाए, करंट अफेयर हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए। ठीक है, उन सभी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज ही संलग्न होना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।